नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी के गणित और विज्ञान पार्ट के पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। अपर प्राइमरी गणित और विज्ञान पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख चौथी वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक माध्यमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्र को 1 मीटर लंबी रस्सी का टुकड़ा दिया, यानी कि जो रस्सी का टुकड़ा दिया गया है वो नापा गया है कि 1 मीटर है। ठीक है, यानी मानक माना जा सकता है इसको, क्योंकि 1 मीटर ही रस्सी का टुकड़ा है। ठीक है, आगे देखिए। उसने उन्हें एक सूची बनाने को कहा जिसमें आसपास की उन वस्तुओं को लिखना है जो कि 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर से थोड़ी कम है या अधिक है, दोगुनी है या 1 मीटर से आधी है। इस स्थिति में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी कि ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। एक टीचर थी कक्षा में, उन्होंने बच्चे को 1 मीटर लंबी रस्सी का टुकड़ा दिया जो कि पहले से नापा हुआ था मीटर से। ठीक है, यानी वो मानक माना जा सकता है। अब उसके आधार पर उन्होंने अपने आसपास में पाए जाने वाले वस्तुओं का तुलना करने के लिए बोला कि आप देखिए कि कौन सी चीज़ 1 मीटर लंबी है, उससे कम है या फिर उससे अधिक है, या फिर उसके आधे के बराबर है या फिर उसके दुगने के बराबर है। तो इस कंडीशन में कौन सा एप्रोप्रिएट होगा? पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कक्षा में लंबाई की मानक इकाई का परिचय देने के लिए इस क्रियाकलाप का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया कि टीचर ने उनको 1 मीटर लंबी रस्सी का टुकड़ा दिया है, यानी पहले से वो मानक नापा गया होगा, 1 मीटर के बराबर होगा, तभी वो दिया गया है बच्चों को। यानी इसके तुलना के माध्यम से, इससे नाप करके बच्चों को मानक इकाई का परिचय दिया जा सकता है। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखिए, इससे छात्रों को दैनिक जीवन में वस्तुओं की लंबाई का अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा कई वस्तुओं को नापेगा तो कहीं ना कहीं वो एक मोटा मोटी अंदाजा लगा सकता है कि हाँ, अगर दोनों हाथ में फैला लूँ तो लगभग 1 मीटर के बराबर होगा, क्योंकि बच्चे के अनुसार ही आपको सोचना है। अगर बच्चा दोनों हाथ फैला लेता है तो लगभग 1 मीटर के बराबर आएगा। आप अपने हिसाब से मत सोचिएगा कि दोनों हाथ फैला लेंगे तो 1 मीटर के बराबर आएगा, बच्चे के हिसाब से, क्योंकि अपर प्राइमरी में जो बच्चे की हाइट होती है उसके हिसाब से ये प्रश्न बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे को अनुमान लगाने में मदद करेगा, यानी ये भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि यह एक अच्छा क्रियाकलाप है जिसे मीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित करने या उसके विलोम सूत्र को स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि यहां पर कोई भी कन्वर्जन नहीं बताया गया है कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे परिवर्तित करना है, क्योंकि कोई भी कन्वर्जन नहीं है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। इस वजह से यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को केवल नापने के लिए बोला गया था, उससे कोई भी कन्वर्जन नहीं किया गया है मीटर से सेंटीमीटर में, इसलिए निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, इस प्रकार की क्रियाकलाप केवल गृह कार्य के लिए दिया जाना चाहिए, जिससे कि कक्षा के समय का उपयोग प्रश्नों को हल करने के लिए किया जा सके। केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ही, यही, ये जितने भी वर्ड होते हैं वो विकल्प को संकुचित कर देते हैं। अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले विकल्प हमेशा निगेटिव हो जाते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि हमारे 2 ही विकल्प पॉजिटिव हैं, ए और बी। अब चलिए विकल्पों में चलते हैं। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, ए और बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जॉर्ज पोलिया के अनुसार समस्या समाधान के 4 चरण हैं। यहां पर चारों चरण दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि यह चरण नीचे एक यादृच्छिक क्रम में सूचीबद्ध है। यादृच्छिक यानी कि रैंडम सीरीज ये दिया गया है, यानी कि सही क्रम नहीं दिया गया है। आगे हमसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? ध्यान से समझिएगा, किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के, किसी भी प्रश्न को हल करने के क्या चरण होते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी प्रश्न होगा तो उस प्रश्न को हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या दिया गया है और हमें क्या उत्तर निकालना है। यानी कि सबसे पहले तो हम लोग समस्या को समझते हैं, तो ये पहले नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग एक योजना बनाते हैं कि किस विधि से इसको सॉल्व करना है या फिर कौन सा सूत्र लगेगा। यानी कि हम लोगों ने योजना तैयार किया, सूत्र क्या लगेगा या फिर किस विधि से सॉल्व करेंगे, ये दूसरे नंबर पर होता है। उसके बाद से जो सूत्र हमने फाइनलाइज किया कि हाँ इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, अब उस सूत्र को इंप्लीमेंट करते हैं, यानी उस विधि को इंप्लीमेंट करके उस प्रश्न का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। और अंतिम चरण में क्या होता है, चौथे नंबर पर, कि हम लोग जो रिजल्ट पहुंचे हुए हैं सूत्र का प्रयोग करते हुए उसका रीचेकिंग करते हैं कि क्या ये रिजल्ट सही है अथवा नहीं, तो ये अंतिम नंबर पर हो जाएगा, चौथे नंबर पर हो जाएगा। यानी कि हमारा क्रम क्या बना, देखिए, सी, उसके बाद से ए, उसके बाद से बी, उसके बाद से डी, सी ए बी डी। चलिए विकल्पों में चलते हैं। सी ए बी डी किस विकल्प में दिया गया है? देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है सी ए बी डी, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, यह तथ्य कि किन्हीं दो भिन्नों के बीच एक भिन्न होता है उसे हम कहते हैं। मान लीजिए कोई भी यहाँ पर एक भिन्न ये है, एक भिन्न ये है, तो इन दोनों के बीच एक भिन्न होने का नियम क्या कहलाता है? तो देखिए पहला दिया गया संख्याओं का घनत्व गुण, तो ये संख्या से ज्यादा भिन्न संख्या के तौर पर देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये केवल संख्या की बात की जा रही है और संख्या में हमारे नेचुरल नंबर भी होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, उसके बाद से पूर्ण संख्या हो जाएगी, तो संख्या में तो सब आ जाएंगे ना, लेकिन ये कौन सा संख्या है? ये भिन्न संख्या है। इस वजह से केवल संख्या वाली जो बात कर रहा है ये विकल्प नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रॉड सेंस में था। हमें प्रश्न चूंकि स्पेसिफिक सेंस में पूछा गया है, तो हमें स्पेसिफिक वाले विकल्पों को ही चुनना है जिसमें भिन्नों की बात की जाएगी, ठीक है। पहला विकल्प संख्याओं को, सभी संख्याओं की बात कर रहा था, विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरे विकल्प में देखिए भिन्नों का विभाज्य गुण, कहा जा रहा है कि इनके बीच में एक भिन्न होती है, तो ये विभाजिता थोड़ी है, भाग थोड़ी दिया जा रहा है, उनके बीच में एक भिन्न है ये बताया जा रहा है। कहा जा रहा है भिन्नों का अनंत गुण, अब प्रश्न में हमसे एक भिन्न की बात की गई है, तो अनंत वाला उत्तर होगा नहीं, एक ही विकल्प बचा भिन्नों का घनत्व गुण, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक मिडिल ग्रेड गणित की अध्यापिका ज्यामितीय आकृतियों के विषय पर अपने छात्रों के अधिगम के स्तर के आकलन के लिए रूब्रिक विकसित करना चाहती हैं। उन्होंने पहचान की कि वैन हील के अनुसार छात्रों के ज्यामितीय तर्कणा के 4 स्तरों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। कॉलम ए में स्तरों का सुमेल कॉलम बी में संगत ज्यामितीय तर्कणा से कीजिए। देखिए जो वैन हील थे उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि बच्चे ज्यामिति को किस प्रकार से सीखते हैं, इसके संबंध में उन्होंने कई स्तर बताए थे, उन्हीं में से कुछ स्तर हमको दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि सही इसका मेल क्या होगा। देखिए पहला स्तर उन्होंने विजुअलाइजेशन बताया था, यानी कि बच्चे किसी भी आकृति को जब पहली बार देखते हैं तो वह उसकी बनावट के आधार पर या फिर उसकी भुजाओं के आधार पर वो उनको चिन्हित करते हैं। बनावट के आधार पर और भुजाओं के आधार पर का मतलब क्या हो गया कि बच्चा जब पहली बार आयत को देखेगा और वर्ग को देखेगा तो वो इन दोनों को एक ही मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि भुजाओं के आधार पर देखिए इसमें भी 4 भुजा है, इसमें भी 4 भुजा है, तो पहले स्टेज जो है विजुअलाइजेशन स्टेज जो है उसमें बच्चा केवल भुजाओं के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर वो दोनों को एक ही मानता है, दोनों को चतुर्भुज समझता है। यानी पहला जो स्तर होता है इसे ही विजुअलाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भौतिक दिखावट के आधार पर पहचान बच्चा कर पाता है। तो ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा स्तर क्या होता है, दूसरा स्तर आता है आपका विश्लेषण स्तर। इसमें क्या होता है कि बच्चा अब धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ज्यामिति के बारे में जानने लगता है और अब इसके गुणों के बारे में जानने लगता है। अब वो समझ जाता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम लोग वर्ग बोलेंगे और एक ऐसा चतुर्भुज जिसके केवल आमने सामने की भुजा बराबर होगी उसे हम लोग आयत बोलेंगे। यानी कि गुणों के आधार पर जब बच्चा वर्गीकरण करने लगे तो उसे हम लोग विश्लेषण स्तर बोलते हैं। ये दूसरा स्तर होता है। देखिए विकल्प नंबर 3 में बात की गई, गुणों के आधार पर पहचान पा रहा है ना कि भौतिक दिखावट के आधार पर। ठीक है, तो ये दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का 3 हो जाएगा। उसके बाद से तीसरे स्तर में क्या होता है, देखिए छात्र तीसरे स्तर में गुणों के आधार पर उनके बीच के संबंधों का अन्वेषण कर पाते हैं। जैसे कि देखिए गुणों के आधार पर बच्चा यहां पर यह समझ पा रहा है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो बच्चा परिमाप के बारे में जानता है कि परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो बच्चा अब इसका परिमाप डायरेक्टली निकाल पाएगा कि 4 गुणे ए। क्यों? क्योंकि या तो वो ए को 4 बार जोड़े या तो इसी को लिख दे 4a। तो यानी बच्चा गुणों के आधार पर उनके बीच संबंधों को अन्वेषण कर पा रहा है, खोज पा रहा है। तो ये तीसरे स्तर में होता है, विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। चौथे स्तर में देखिए छात्र प्रमेयों को समझ पाते हैं, ये चौथे में हो जाएगा। यानी कि हमारा क्रम क्या बना, हमारा क्रम बन जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। चलिए विकल्पों में चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 8वीं की गणित की कक्षा में रश्मि ने एक समस्या को निम्नलिखित तरीके से हल किया, यह साबित करने के लिए कि AC माइनस 2B² डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू C² माइनस 2BD डिवाइडेड बाई डी यदि A/B बराबर C/D दिया गया है। यानी कि ये कंडीशन दिया गया है, ये कंडीशन दिया गया है और इसको आधार बनाते हुए ये बच्चे को सिद्ध करना था। उसने क्या किया कि इसको लेकर के उसने चला और इससे शुरू किया और उसने इतने को ले आ दिया।
यानी कि कंडीशन हमें ये दिया था, ये ट्रू दिया था और इसको लेकर के ये लाना था, लेकिन बच्ची ने क्या किया कि इसको लेकर के चली और ये उत्तर ले आई। यानी कि दोनों तो एक ही चीज़ है ना, जब ये फॉलो कर रहा है तो यानी ये भी फॉलो करेगा, और या फिर इसी का उल्टा हम चल सकते हैं कि इसको लेकर के चलें तो ये भी फॉलो करना चाहिए। तो रश्मि ने अपनी कक्षा में किस प्रणाली को लागू किया, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि में क्या होता है, पहले बच्चे को उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम बताने की बात की जाती है। तो ये कोई नियम नहीं है, ये एक शर्त मात्र है। नियम तो तब होता ना कि जब किसी सूत्र की बात की जाती, किसी फॉर्मूले की बात की जाती, तब वो नियम होता है। ये नियम से संबंधित नहीं है। हमारा उत्तर नहीं होगा। विरोध द्वारा उपपार्थ, तो ये विरोधाभास भी नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। निगमनात्मक विधि, फिर से नियम से उदाहरण की तरफ चलने की बात की जाती है, तो इसमें नियम या फिर उदाहरण का पार्ट है ही नहीं, ये भी विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। विश्लेषणात्मक विधि यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। बच्ची ने जो किया है वो विश्लेषण किया है कि जब हमें ये दिया गया है और ये सिद्ध करना है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको अगर लेकर के चलें तो ये भी हमारा फुलफिल होना चाहिए। ये एनालिसिस का पार्ट है और इसीलिए विश्लेषणात्मक विधि यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कॉलम के विज्ञान शिक्षण अभिविन्यास के नाम को कॉलम में से सही वर्णन के संग मिलान कीजिए। यहां से आपका विज्ञान का पेडागोजी शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए पहला दिया गया है, यहां पर देखिए 2 कॉलम दिए गए हैं, इसमें और इसकी प्रॉपर्टी को मिलान करना है। पहला दिया गया है शिक्षात्मक स्पष्टीकरण। शिक्षात्मक स्पष्टीकरण, तो बच्चे को किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए क्या किया जाता है, तो सबसे पहले विज्ञान के संप्रत्ययों का शिक्षक द्वारा प्रस्तुतिकरण और व्याख्या दिया जाता है और उसके बाद निर्देशन या फिर प्रदर्शन किया जाता है। ये हो जाएगा ए का 2। क्रियात्मक स्पष्टीकरण, क्रियात्मक यानी कि करके सीखने की बात की जा रही है, यानी इसमें कुछ ना कुछ क्रियाकलाप होगा, तो एक ही विकल्प में क्रियाकलाप की बात की गई है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में, तो दूसरे का चौथा हो जाएगा, यानी संप्रत्ययों का शिक्षक द्वारा प्रस्तुतिकरण और समझाना, तत्पश्चात संप्रत्यय आधारित क्रियाकलाप का विद्यार्थी द्वारा संपन्न किया जाना। ठीक है, यानी बच्चा सक्रिय होकर के खुद क्रियाकलाप कर रहा है, तो बी का चौथा हो जाएगा। उसके बाद से सी का देखिए क्या दिया गया है, सी का दिया गया है निर्देशित जांच। निर्देशित जांच की बात की जा रही है, तो यहां पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विद्यार्थी शिक्षक के साथ एक परिघटना की खोज करते हैं और उन्हें वांछित संप्रत्यय की ओर ले जाती है। ठीक है, वांछित संप्रत्यय की ओर ले जाती है, तो यह निर्देशित जांच है। डी वाला देखिए खुली जांच की बात की जा रही है। खुली जांच में क्या होता है, देखिए ये खुले सिरे वाला प्रश्न आप इसको समझ सकते हैं, यानी बच्चा यहां पर खुद से एक तरीके से अन्वेषण के माध्यम से ऐसा विकल्प जिसमें बच्चे को कुछ नया अपने मौलिक विचारों को प्रयोग करने का मौका मिले, उसे हम लोग खुली जांच कहेंगे। यानी देखिए स्वनिर्मित विधियों का उपयोग करते हुए, देखिए खुली जांच में क्या हो रहा है, बच्चा अपनी विधि का प्रयोग कर रहा है, खुद से अपने मौलिक विचारों का प्रयोग कर रहा है। विधियों द्वारा विद्यार्थियों द्वारा मुक्त अन्वेषण शिक्षक प्रोत्साहित करते हैं लेकिन आदेश नहीं देते हैं, यानी कि जो कुछ भी विधि अपनाई जा रही है वो बच्चे द्वारा खुद से अपनाई जा रही है। और निर्देशित जांच में क्या होता है कि जो टीचर ने निर्देश दिया था उसी वांछित संप्रत्यय, यानी कि जो पहले से टीचर ने बताया हुआ है उसी वांछित संप्रत्यय की ओर जाने की बात की जाती है, यानी कि ये कंट्रोल्ड में है। यानी कि हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, देखिए ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का 1 और डी का 3, यानी कि 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 दिए गए विकल्प में देखिए किसमें दिया गया है 2 4 1 3, आप देख पा रहे होंगे 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी विद्यालय के कक्षा 8 के विद्यार्थियों में यह पाया गया कि वे विश्वास करते हैं कि धातुएं कठोर, ठोस और धात्विक होती हैं। इस कक्षा के शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त शैक्षणिक सलाह क्या होगी। यहां पर देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि विद्यार्थी ये विश्वास करते हैं, यानी कि वो क्या हो रहा है कि बच्चे खुद करके नहीं सीखे हैं बल्कि उनको जो पढ़ाया गया है वो उस पर विश्वास कर ले रहे हैं। तो बच्चे को जब तक एक्टिव नहीं किया जाएगा, बच्चा जब तक खुद करके नहीं सीखेगा, जब तक वो अपने दैनिक जीवन से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के धातुओं को खुद छू करके महसूस नहीं करेगा कि उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में कि हाँ ये ठोस होते हैं, ये कठोर होते हैं, इनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, तब तक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है और एनसीएफ 2005 है वो उसको सही नहीं मानता है, क्योंकि बच्चे ज्ञान के प्राप्तकर्ता थोड़ी हैं कि टीचर बता दिया और बच्चे उस पर विश्वास कर लेंगे। एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये मानता है कि बच्चे जब तक अपने परिवेश से जोड़ करके उसको नहीं समझेंगे तब तक उनका अधिगम अर्थपूर्ण नहीं माना जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो टीचर है उसको एज ए टीचर हमें ये सलाह देना होगा
कि आप बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके उदाहरण दीजिए ताकि बच्चे को ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो सके, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को विश्वास नहीं दिलाना है बल्कि बच्चों को प्रोत्साहित करके खुद करके अपने परिवेश से जोड़ करके सीखने की बात होनी चाहिए। यानी वो अपने परिवेश में इस प्रकार की धातुओं को देख करके खुद इनकी प्रॉपर्टीज को महसूस करे, वो वाला विकल्प हमारा सही होगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, कठोर तथा ठोस धातुओं के साथ क्रियाशील क्रियाओं की रचना कीजिए। तो ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। अघात वर्ध्यता और तन्यता को धातुओं के महत्वपूर्ण लक्षणों में दिखाइए, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। धातुओं और अधातुओं में विस्तृत तुलना सम्मिलित कीजिए, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, किसी संकल्पना का परिचय देते हुए विशिष्ट एवं अविशिष्ट दोनों प्रकार के उदाहरण लीजिए। विशिष्ट उदाहरण कहने का मतलब कि बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ कोई एक ऐसा उदाहरण लीजिए जिसे बच्चा भी जानता हो, अपने परिवेश में प्रत्यक्ष तौर पर देख पा रहा हो और उसके माध्यम से वो धातुओं की जो प्रॉपर्टीज है उन धातुओं की प्रॉपर्टीज को कम से कम छू करके, देख करके, अवलोकन करके महसूस करे, समझ पाए। ये ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों की अपसारी सोच का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सवाल में सबसे अधिक क्षमता है। अपसारी सोच यानी बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चा समालोचनात्मक तौर पर सोच पा रहा है या नहीं, उसके बारे में हमें जांच करनी है। तो एक ऐसा प्रश्न जो कि बच्चे को खुले सिरे वाला प्रश्न प्रोवाइड किया जाए, उसके माध्यम से उसके समालोचनात्मक सोच के बारे में, चिंतन के बारे में हम लोग जान सकते हैं। अब खुले सिरे वाला प्रश्न क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत वर्ष की राजधानी क्या है, तो इसका एक ही उत्तर संभव ही है, यानी बच्चे को अपने मौलिक विचार का प्रयोग करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब बच्चा अपना मौलिक विचार प्रयोग नहीं कर पा रहा है, यानी वो अपसारी तौर पर सोच भी नहीं पाएगा, तो इसे हम लोग बंद सिरे वाला प्रश्न कहते हैं। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भारत की गरीबी को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो प्रत्येक बच्चा अपने मौलिक विचारों के माध्यम से इसका उत्तर देने में सक्षम होगा। यानी प्रत्येक बच्चे के मौलिक विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं और इस वजह से इस प्रश्न के अनेकों उत्तर आने की संभावना रहेगी। इसीलिए इसे खुले सिरे वाला प्रश्न बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रश्न जिसके कई उत्तर होने की संभावना हो, उसे हम लोग खुले सिरे वाला प्रश्न बोलते हैं। और इसी प्रश्न के माध्यम से बच्चे के अपसारी चिंतन के बारे में मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में विभेदन कीजिए। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों के बारे में एक तरीके से पहले से बच्चा पढ़ते आ रहा है, तो इसमें अपना कुछ भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करना है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि बंद सिरे वाला प्रश्न था। निम्न जीवों में से एक खाद्य श्रृंखला का विकास कीजिए। तो बच्चा जानता है कि सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले यहां पर घास आ जाएगा, उसके बाद से टिड्डा आ जाएगा, उसके बाद से टिड्डे को मेढक खा लेगा और मेढक को बाज खा लेगा। तो ये भी चीजें क्रम में है, तो इसमें भी कुछ भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करना है। हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये बंद सिरे वाला प्रश्न था। कोई खाद्य श्रृंखला सर्वदा एक उत्पादक से ही क्यों शुरू होता है? क्योंकि ऊर्जा कहीं ना कहीं से तो शुरू होगी। अब उत्पादक नहीं रहेगा तो ऊर्जा कहाँ होगी उस खाद्य श्रृंखला में? इस वजह से ये ऐसा होता है कि उत्पादक से ही शुरू होता है। इसलिए ये भी कहीं ना कहीं इसका एक ही उत्तर संभव ही है, इसलिए इसे भी बंद सिरे वाला प्रश्न ही कहेंगे। एक ही विकल्प बचा, विचार विमर्श कीजिए कि यदि सभी हिरन लुप्त हो जाएं तो उनके संभावित पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे। अब प्रत्येक बच्चा अपने मौलिक विचारों के माध्यम से इसका अलग अलग उत्तर निकाल सकता है। प्रत्येक बच्चे के चिंतन शक्ति पर यह निर्भर करेगा कि वो इसका कितना सटीक उत्तर दे पा रहा है अथवा नहीं दे पा रहा है। यानी प्रत्येक बच्चे को इस प्रश्न में अपने चिंतन का प्रयोग करना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग करना होगा और इसी में अपसारी चिंतन का मूल्यांकन किया जा सकता है। क्योंकि यह खुले सिरे वाला प्रश्न था, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत जैसे देश में पाठ्य पुस्तकों का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा अनुमोदित निर्देशित कारक है? पाठ्य पुस्तकों के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। प्रश्न पॉजिटिव सेंस में, तो उत्तर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि स्पष्टीकरण हेतु उदाहरण केवल मध्यम आय के समूहों के परिवारों से संबंधित बच्चों के जीवन के अनुभव से लेने चाहिए। केवल एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड होते हैं पूरे विकल्प को संकुचित कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया और ये विकल्प नेगेटिव हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, समतुल्यता और समता के लिए संपूर्ण देश में एक ही पाठ्य पुस्तक होना चाहिए। तो ये भी विकल्प नेगेटिव है क्योंकि हमारे देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग है, प्रत्येक राज्यों की संस्कृतियां अलग हैं। और लेव वाइगोत्स्की जो कि संरचनावाद से जुड़े हुए थे, संरचनावाद की बात इसलिए की जाती है क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है और एनसीएफ है वो भी आज संरचनावाद को ही सपोर्ट करता है। इसलिए लेव वाइगोत्स्की को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि बच्चे अपने सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक सामाजिक तौर पर एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखते हैं। यानी बच्चे का जो संस्कृति है, जो उसका परिवेश है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूरे देश भर में एक संस्कृति नहीं है।
विविध प्रकार की संस्कृतियां हैं, इसलिए एक मानक पाठ्य पुस्तक नहीं हो सकता। यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, यह सदा मस्तिष्क में रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तकें मौलिक रूप से शिक्षकों के उपयोग के लिए हैं। तो यह कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक केवल शिक्षकों के उपयोग के लिए, तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि अगर केवल टीचर के लिए होता तो बच्चों को पाठ्य पुस्तक दिया ही नहीं जाता। यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विज्ञान की संकल्पनाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, इसकी सराहना करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर मिलने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, विज्ञान की संकल्पनाएं समय के साथ विकसित होती है। समय के साथ विकसित होने का मतलब कि पहले जो परिकल्पना थी, हो सकता है कि जब उसमें कुछ नया रिसर्च हो तो वो परिकल्पना चेंज हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि जब नाभिक का खोज हुआ तो कई साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग प्रयोग किया था। तो पहले वाला जो प्रयोग हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि वो गलत माना जाएगा, वो अपने समय के हिसाब से जब तक जितना रिसर्च हुआ था उसके हिसाब से उसे सटीक माना जाता था। लेकिन जैसे ही उसका अगला कोई उससे ज़्यादा एप्रोप्रिएट थियरी देता है, यानी ज़्यादा सटीक तरीके से नाभिक के बारे में बताता है, तो हम नए वाले अपडेटेड वर्जन को ज़्यादा एक्यूरेट मानने लगते हैं, क्योंकि वो सटीक व्याख्या करता है। तो यही कहा जा रहा है कि विज्ञान की जो संकल्पना होती है वो समय के साथ विकसित होती है, यानी बदलती रहती है। ये विकल्प सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है और यही हमारा सटीक उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विद्यार्थी उद्यान भ्रमण के बारे में प्रतिवेदन लिखती है। उद्यान भ्रमण यानी कि एक तरीके से कहीं वो शैक्षणिक भ्रमण पर गई थी और उसके बाद से वो रिपोर्ट लिखती है, उसके बारे में कहा जा रहा है, जिसमें वह लिखती है कि मैंने देखा कि अधिकतर पौधों और पेड़ों में फल और फूल नहीं थे। उसने देखा, देखने का मतलब कि अवलोकन किया। यह बेहद गर्मी और पिछले 2-3 महीने से बारिश नहीं होने के कारण हो सकता है। अब नहीं होने के कारण हो सकता है यानी कि वो परिकल्पना बना रही है, हाइपोथेटिकली सोच रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। हो सकता है कि 2-3 महीने से बारिश नहीं हुआ होगा, इसीलिए तो फिर पेड़ पर फल और फूल नहीं है, यानी कि ये हाइपोथेटिकली सोच रही है। ठीक है, आगे पढ़िए। इस प्रतिवेदन में विज्ञान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा शामिल है। देखिए, पहले यहां पर कहा गया था कि वह देखती है, देखने का मतलब अवलोकन करना, तो अवलोकन करना तो यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके बाद से कहा कि देखिए, यह बेहद गर्मी 2-3 महीनों से के कारण ऐसा हो सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं परिकल्पना, हाइपोथेटिकली वो सोच रही थी, यानी परिकल्पना करना भी यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव होगा। ठीक है, बाकी पूर्वानुमान लगाना और अनुमान लगाना ये हाइपोथेटिकली थिंकिंग में ही पहले से इंक्लूडेड है, इस वजह से सी और डी यहां पर निगेटिव हो जाएगा और हमारा उत्तर नहीं होगा। हमारा उत्तर होगा केवल ए और बी। ठीक है, केवल ए और बी। चलिए विकल्पों में चलते हैं। विकल्प में जब आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा विकल्प है ही नहीं जिसमें केवल ए और बी की बात की जाए, इसलिए इसके सारे विकल्प गलत थे और सीबीएसई बोर्ड ने इस प्रश्न के सापेक्ष 9 अंक लिखा था, यानी सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन अंक दिया गया था। लेकिन जब मैं आपको इसी प्रश्न के इंग्लिश वाले वर्जन में लेकर के चलता हूं तो यहां पर देखिए, पहले वाले विकल्प में ही आपको दिखेगा ए और बी, यानी इंग्लिश वाले वर्जन में इस प्रश्न को का जो विकल्प था वो बिल्कुल सही था। और इंग्लिश वाले वर्जन के हिसाब से जो इनका इंग्लिश वाला आंसर की जारी हुआ था उसमें ऑप्शन नंबर 1 को सही माना गया था, यानी ए बी, यानी ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेटिकल थिंकिंग यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो गया था। दोस्तों, सीटेट अपर प्राइमरी के गणित और विज्ञान पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।